Hello everyone, I hope you are doing all well. Today we are going to discuss about the CMAT 2023 language comprehension section from slot 1. अगर मैं slot 1 की बात करूँ तो language comprehension section जो हमारा था that was a bit easy to moderate level. इसके questions जो थे वो ज़्यादा difficult नहीं थे, they were easy only. And जो इसका reading comprehension वाला part था उसके जो question थे वो थोड़े से different थे. अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर व्हिच इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. अ पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट इज कॉल्ड. अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसके लास्ट में जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर बेसिकली फिल करना है ब्लैंक को. सो यहाँ पर इफ वी हैव टू नोटिस इन द सेंटेंस, यहाँ पर मेंशन्ड है एनी एनिमल प्रोडक्ट. ओके, तो उसके बेसिस पे हमको ये पता है दैट वी डोंट हैव टू शो द वेजिटेरियन पार्ट ऑफ द पर्सन, वी हैव टू शो दैट ये एनिमल ना खाते हुए वेजिटेबल्स खाता है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड एलिमिनेट इज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स आर बेसिकली दोज जो सिर्फ घास या हरा पत्तियां खाते हैं. सेकेंड आप इज वेजीज. वेजीज बेसिकली मीन्स वेजिटेबल्स. सो यहाँ पर हमारे पास जो दो ऑप्शन बचते हैं वो वेजिटेरियन और वीगन. नाउ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं वेजिटेरियन चूज करने की बिकॉज इट इज रिटन नॉट ईटिंग एनी एनिमल प्रोडक्ट्स, डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट. तो इसके बेसिस पे हम वेजिटेरियन टिक कर सकते हैं, बट गाइस दैट्स नॉट द राइट आंसर. द राइट आंसर इज वीगन बिकॉज एनिमल प्रोडक्ट डज इंक्लूड डेयरी एज वेल. यहाँ पर हमारा डेयरी भी इंक्लूड होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, विच मीन्स द पीपल हु आर वीगन विल बी द वन जो एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते. सो द राइट आंसर इज vegan. Next up that we have question number 2 is pick the appropriate category for the following sentence. जो ये सेंटेंस है ये कैटेगरी में से आता है. हम सब ने कैटेगरीज ऑफ द सेंटेंस पढ़े हैं, है ना. सो इनमें से कौन सी कैटेगरी का ये सेंटेंस है हमको देखना है. सो द थिंग दैट वी शुड नोटिस हियर इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली इज द मार्क्स, इज द पंक्चुएशन. इसका जो पंक्चुएशन है दैट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. ओके, सो अगर हम लोग को इसके बारे में पता भी ना हो, अगर हमें इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ना हो, सो वी कैन जस्ट अज्यूम थ्रू द मार्क्स दैट आर गिवन हियर व्हिच इज द पंक्चुएशन दैट इज गिवन हियर व्हिच इज एक्सक्लेमेशन मार्क. सो यहाँ पर इससे मैच करता हुआ फोर्थ ऑप्शन है. सो द करेक्ट आंसर इज एक्सक्लेमेटरी. दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, moving on to the next one, choose the appropriate question form for the statement given below. statement दिया हुआ है, उसका जो फॉर्म है हमको चूज करना है. इसके पहले क्या आना चाहिए. ओके, सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक आंसर दे दिया गया है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आना चाहिए था, हमको वो क्वेश्चन चूज करना है. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट, इट इज गिवन yes it does. दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी बिकॉज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डज. ओके, विच मैचेस डायरेक्टली टू द ऑप्शन नंबर 1. डज इट रेन इन द विंटर? यस इट डज. इसका आंसर हम इज नहीं कर सकते, डिड नहीं कर सकते, व्हाट नहीं कर सकते बिकॉज द क्वेश्चन मेंशंस द वर्ब हियर. ओके, सो इट इज डज. Fourth question that we have is pick up the most appropriate auxiliary verb to fill in the blank. अब यहाँ पर अपन को ऑक्सिलरी वर्ब को चूज करना है. द स्टेटमेंट, द सेंटेंस हियर गिवन इज सीसीटीवी डैश बीन यूज्ड फॉर मेनी इयर्स फॉर द सर्विलेंस ऑफ पब्लिक एरियाज एसोसिएटेड विद ऑब्वियस रिस्क. अब यहाँ पर सीसीटीवी को पहले से लगाया जा चुका है. नाउ आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन दिस अर्लियर टू माई स्टूडेंट्स दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड चुका, इट डायरेक्टली डिनोट्स हैज or have. Now what thing that should be noted here is the CCTV is a singular form. CCTV एक singular form में लिखा हुआ है. So the answer here has to be has. Okay, जिन के करेक्ट आंसर आए हैं has आए हैं वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा. Moving on to the next question. Identify the appropriate direct speech form of the following sentence. Direct and direct speech का क्वेश्चन है ये वाला guys. तो इसमें the statement that is given, the sentence that is given here is he greeted me and asked where I was going. So यहाँ पर हमको बताया गया है
कि एक इनडायरेक्ट स्पीच दे दी गई है, उस पर बोला गया है कि उसने मुझे ग्रीट किया एंड मुझसे पूछा कि कहाँ गए हैं. नाउ द थिंग दैट वी शुड नोटिस हियर इज, यहाँ पर फर्स्ट दैट इज सेड ग्रीटेड एंड आफ्टर इट इट सेड आस्क्ड. ओके, यहाँ पर मुझे लगता है स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ऑप्शन नंबर बी विच मीन्स ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, बी या डी होना चाहिए. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स कि यहाँ पर ग्रीटेड और आस्क्ड दोनों आया है, तो यहाँ पर आस्क्ड आना सही रहेगा. ही डिडंट ओनली आस्क्ड बट ऑल्सो सेड. सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वहां पर वेयर यू आर गोइंग आया विच इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम क्वेश्चन फॉर्म में बोलते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग. वी डू नॉट से वेयर यू आर गोइंग. Okay, when we are questioning someone. So the right option will be option number 4. Let's move on to the next one. Okay, so next up that we have is choose the most appropriate option to correct the given sentence. Now this is the sentence given here. Radha is as cleverer as Sudha. यहाँ पर देख के ही पता चलता है हमें कि राधा is as cleverer as Sudha. Cleverer is the डिग्री जो उसको देके रखा है ऑलरेडी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. ठीक है, तो इसकी जगह पर कौन सा करेक्ट सेंटेंस आएगा, दैट वी सी. राधा इज एज क्लेवर एज सुधा इज क्लेवर. डू यू थिंक इट इज करेक्टेड एनीवे? सो दिस विल बी एलिमिनेटेड. इज क्लेवर एंड में नहीं आना चाहिए. सो फोर्थ वन पकड़ के देख लेते हैं. सुधा इज, इसके अलावा फोर्थ वन एक बार ही देख लेते हैं. सुधा इज मच मोर क्लेवरर देन राधा. नो, won't be, because it is not mentioned that she is more clever than Sudha. The next up that we should take is second one. Second one में लिखा हुआ है Radha is as clever as Sudha. अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर दोनों को परफेक्टली कंपेयर किया गया है, that Radha is as clever as Sudha. So yes, the right answer will be option 2. अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं एक बार मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. डू लेट मी नो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये है कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ में आपको चूज करना है कि इसका सही अरेंजमेंट क्या है, इसका सही ऑर्डर क्या है. इजीएस्ट लैंग्वेज में बोलूं तो ये जम्बल्ड सेंटेंस इनको करेक्ट फॉर्म में अपन को पुट करना है. सो इफ वी हैव लाइक स्लॉट 1 वालों को ये वाला क्वेश्चन पता होगा. अगर हम इसके बारे में पढ़े तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आए हैं इंट्रोडक्शन को लेकर, है ना, कि इंट्रोडक्शन ए होना चाहिए या इंट्रोडक्शन सी होना चाहिए. देखिए, द बेसिक थिंग दैट वी शुड नोटिस हियर इज, जो अपना सी वाला ऑप्शन है, द ऑप्शन सी, इट सेज there is some truth in the common saying that while dogs become attached to persons, cats are generally attached to places. What is given here? That जब हम लोग, जो एक सच होता है उसमें कॉमन सेइंग में ये रहता है कि जो डॉग्स हैं वो लोगों से अटैच होते हैं, पर्सन से, और कैट जो है वो जनरली प्लेसेस से अटैच होती है. ठीक है, दिस इज गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ dogs and cat which is mentioned in the whole paragraph. तो हम सबसे पहले किसको ले लेंगे यहाँ पर, सी ऑप्शन को. नाउ थ्रू दिस वी आर एलिमिनेटिंग ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज सी का इंट्रोडक्शन सी में थर्ड और फोर्थ में है. नाउ वी हैव टू सी द सीरीज ऑफ इट. जब हम बात करते हैं कैट्स और डॉग्स की, तो उसके बाद हम लोग किस चीज को ढूंढते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ कैट्स आर एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ डॉग्स आर. ओके, यहां पर अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 देखूं, स्टेटमेंट फर्स्ट थोड़ी इनकम्प्लीट लगती है मुझे. अ कैट डज नॉट सीम टू बी केपेबल ऑफ पर्सनल डिवोशन ऑफन शोन बाय डॉग. ओके, इट इज नॉट सेइंग अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कैट, बट इट इज सेइंग कंपैरेटिवली जिसका पर्सनल डिवोशन है वो डॉग की तरह नहीं होता. सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट कीप आफ्टर, क्लियरली आफ्टर सी. अब अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट पढ़े, अ डॉग विल फॉलो हिज मास्टर एनीवेयर बट अ कैट कीप्स टू द हाउस. इसके बाद अगर हम लोग बी ऑप्शन पढ़े तो उसमें लिखा है अ डॉग विल फॉलो हिज मास्टर एनीवेयर बट अ कैट कीप्स टू द हाउस. इट इज यूज्ड टू.
जब कोई डॉग अपने मास्टर को कहीं भी फॉलो करता है तो कैट जो रहती है वो हाउस में रहती है, बिकॉज द कैट्स आर अटैच्ड टू द प्लेसेस. नाउ दिस लुक्स लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ द बोथ. इसमें हम दोनों का एक्सप्लेनेशन कंपैरिजन के साथ कर रहे हैं. तो सी के बाद आएगा बी. नाउ द आंसर हियर इज वेरी क्लियर, जो थर्ड ऑप्शन है, बट आगे हम लोग इसको मैच करके देख लेते हैं. एंड इवन व्हेन द हाउस चेंजेस हैंड्स द कैट विल रिमेन देयर सो लॉन्ग एज इट इज काइंडली ट्रीटेड बी द न्यू ओनर्स. अब क्या होता है, जो कैट्स होती हैं वो हाउस से अटैच होती है, प्लेसेस से अटैच होती है, तो क्या होता है वो दे डू नॉट गो टू द न्यू प्लेस विद द person, but it remains on the same place. So this is the introduction of the both कि dogs, while dogs are attached to person, the cats will be attached to the place. इसके बाद cats के बारे में यहाँ बात चल रही थी. So it continues in the option number 1. A cat does not seem to be capable of the personal devotion often shown by dog. क्योंकि यहाँ पर कैट एक ही जगह पर रहती है तो वो अपना पर्सनल डिवोशन एज अ डॉग, मतलब लाइक अ डॉग, शो नहीं कर पाती है. सो द लास्ट ऑप्शन, द कंक्लूजन दैट वी हैव इज इट थिंक्स मोस्ट ऑफ इट्स ओन कंफर्ट्स एंड इट्स लव इज ओनली कबर्ड लव. इसके बारे में फिर उसके बाद कैट के बारे में फर्दर बताया गया है. सो द राइट ऑप्शन दैट वी हैव इज ऑप्शन नंबर 3. The next question that we have now is pick the most appropriate option from below. अब इन ऑप्शन में से हम लोग को एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन दैट इज गिवन हियर. ही इज लेबरिंग अंडर डिल्यूजन ऑफ अ सीरियस नेचर. अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर बोला गया है कि द पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वर्किंग अ लॉट किसी एक सीरियस नेचर के डिल्यूजन में. ओके, he is working a lot and it is not necessary, honestly. किसी भी सीरियस नेचर के डिल्यूजन में वो ज्यादा वर्क कर रहा है, so it is not very necessary. अब अगर इसमें मुझे सिचुएशन ऐड करनी है तो just because he is laboring under delusion of a serious matter, is he mentally unfit but working? I don't think so that would be right, because he is for sure laboring under some delusion, but he is not mentally unfit. He is doing it by his own. He is in delirium. He is in delirium. I don't think so again. He is not in any delirium. He is just laboring under delusion. Third up that we have is he is committing a mistake. अब जब वो काम कर सकता है efficiently, but he is doing what? He is laboring under the delusion of a serious nature. So he might be committing a mistake. We'll keep it for the option. He is seriously ill. Last up that we have is he is seriously ill. यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है that his health is down or he is physically or mentally ill. तो हम लोग लड़ सकते थे यहाँ पर कि फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, but there is nothing mentioned towards his health. So what will be the perfect option coming here? That would be he is committing a mistake. Okay. Moving on to the next question. Here we have the most appropriate option to correct the given sentence. Now here is a sentence given and इसको सबसे correct way में हमको लिखना है. There might be a mistake of punctuation, there might be mistake of anything here. यहाँ पर तो punctuation का ही है. So let's see what is there. Ghana is a seaport in Gulf at China. Ghana is a seaport in Gulf at Guinea. Okay. So यहाँ पर जो दिया हुआ है वहां पर preposition की मेरे हिसाब से mistakes हो सकती हैं, because in Gulf at Guinea would be something that has to be thought about. यहाँ पर अगर हम options देखें, Ghana is the seaport in Gulf of Guinea. In Gulf of Gulf में नहीं है. Ghana is the seaport at Gulf of Guinea. At एक perfect location के लिए use होता है, which will not be correct. Ghana is the seaport on Gulf of Guinea would be something that we can think about. So we'll keep it for further. Fourth option पढ़ते हैं. The Ghana is a seaport in Gulf of Guinea. No, यहाँ पर हम लोग ने इसको seaport किसी भी जगह का एक ही होता है. यहाँ पर हमने इसको generalize कर दिया by the article A. So the correct answer here will be Ghana is the seaport on Gulf of
Genia. Now we are moving on to the next question, which is RC here given, I guess. Gandhi's Now we are moving on to the 10th question, which is Gandhi's greatest challenge was post-truth. The Indian social universe was overflowing with ways of living established by the powerful that inevitably oppressed the powerless. Now here first, जैसे कि हम किसी भी comprehension को पढ़ते हैं तो कुछ जो important words होते हैं हम उनको याद रखते हैं. Here inevitably oppressed will be something that I'll be looking forward to, and the powerless and the powerful. In order to tackle this inequality, Gandhi changed the understanding of truth that the powerful had inherited and internalized. In order to tackle this inequality, Gandhi changed the understanding of truth that the powerful had inherited and internalized. He dislodged truth from its long-held theological location of an ultimate divine compassion. Only goodness mattered if that quality could be inculcated. Okay, yes. Only good mattered if that quality could be inculcated, truth would take care of itself. Okay, यहाँ पर गांधी जी की सोच के बारे में बताया गया है, the understanding of him towards the truth. Okay, so let's move on to the question that is given below. Which of the following notion is compatible with Gandhiji's idea of truth? Basically, as I said, it is Gandhiji's idea of truth. So यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में देखें, ट्रूथ इज इनहेरिटेड एंड इंटरनलाइज्ड. यहाँ पर अगर हम लोग इनहेरिटेड और इंटरनलाइज्ड लिखा है, विच मीन्स वी हैव अ स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखी हुई है, बट इज द ट्रूथ इंटरलाइज्ड, सॉरी, बट इज द ट्रूथ इनहेरिटेड एंड इंटरनलाइज्ड? वी हैव टू गो बैक एंड रीड इट. So first option is something that I would like to eliminate. ठीक है, because the truth is not the powerfulness. Okay. Now second up, the B that we have is truth is ultimate divine revelation. Truth एक ultimate divine revelation है. Yes, of course. मेरे हिसाब से this one would be right because it is something which is divine. It is ultimate divine compassion. Okay. Mentioned there. Truth is a byproduct of honesty, humanism, compassion. Yes, it is, but it is not. C option that we have is truth is a byproduct of honesty, humanism, and compassion. Yes, it is also mentioned here. I mean, in some way that has mentioned कि यहाँ पर compassion, humanism. He dislodged truth from its long-held theological location of an ultimate divine compassion. Shows that yes, it is byproduct of honesty, humanism, and compassion. So the C option will be something that is there. Truth directly corresponds with goodness. No, it does not. Okay. So the answer here will be option number 3, which is B and C. Now if you see, जो हमारे RC के questions थे वो इस प्रकार के थे. The statements which are true, the statements which are false, which of these were true, which of these were not true. Next up that we have is assertion and reason. इसके बाद जो हमारा question है related to the same passages of assertion and reason. Now हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं the whole paragraph. So if we see the assertion given here is Gandhi in his experiment with truth dislodged truth as an ultimate divine revelation. यहाँ पर हम लोग assertion की बात करें तो yes, it is mentioned in the passage that Gandhi in his experiment with truth dislodged truth as an ultimate divine revelation. 100% it is there. So हमको ये पता है that assertion is
right. Assertion is correct. Okay. Next up we have the reason. He holds that truth can be substituted with goodness and people can manage without truth. Do you think जो ये reason दिया गया है, it is anywhere written in the passage or like anywhere near to this thing is written to the passage? I think it is the complete opposite what he wanted to say. So yes, the answer will be A correct, but R is not correct. The next question that we have is through same passage. In the given passage, the term inevitably connotes. Inevitably क्या connote करता है इसमें? If we read the line which had the word inevitably, where is it? The Indian social universe was overflowing with ways of living established by the powerful that inevitably oppressed the powerless. ठीक है, inevitably मतलब उसने उसको ऑप्रेस किया है, पावरलेस को ऑप्रेस किया है. ओके, इसका मतलब इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल, बिकॉज यस सर्टेनली इट हैज डन. अनसर्टेनिटी वुड बी द ऑपोजिट ऑफ इट. पॉसिबिलिटी कुड बी अ थिंग, बट यहां पर हमको बहुत श्योरिटी के साथ बताया गया है inevitably oppress the powerless. So yes, it is also out of the league. So what we have left with certainty. Inevitable basically means certain only. Okay, so if we read it with the with the word inevitably, तो यहाँ पर certainty ही इसको best match कर रहा है. Okay, so moving on to the next one. Now this is another passage that we have to solve. Poetry is the language of the imagination and the poetry is the language of the imagination and the passion. It relates to whatever gives immediate pleasure or pain to the human mind. It comes home to the bosoms and business of man, for nothing but what comes home to them in the most general and intelligible shape can be a subject for poetry. Poetry is the universal language which the heart holds with nature and itself. He who has contempt for poetry cannot have much respect for himself or for anything else. Wherever there is a sense of beauty or harmony, as in the motion of a wave of the sea, in the growth of a flower, there is poetry in its birth. यहाँ पर पोइट्री को पूरी तरह से बताया गया है that how poetry is and पोइट्री का क्या लैंग्वेज है, the imagination and passion that is there in poetry, it is relating to anything and everything in the world. Okay, which of the following expressions dully correspond with the given passage? Sorry, the question given here is which of the following expressions duly correspond with the given passage. अब इनमें से हमको ऐसे स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो इस पे ड्यूली करस्पॉन्ड करता हो. ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज गिवन हियर इज पोएट्री एंश्योर्स फॉर द इमीडिएट प्लेजर एंड पेन एक्सपीरियंस्ड बाय द क्रिएटिव माइंड. ओके, डू यू थिंक इट वुड बी राइट? ओके, लेट्स keep it. The option 2 that we have here is it revolves around the general and intelligible feeling of the people mentioned directly in the passage. A contempt of poetry and self-respect are mutually A contempt for poetry and self-respect are mutually compatible. No, it is not mentioned in the passage. Okay. It notably relates to mankind's sense of beauty, power and harmony. What do we think would be the answer? Oh shit. Okay, the option given here are A,
Poetry ensures for the immediate pleasure and pain experienced by the certain. Poetry ensures for the immediate pleasure and so the option given are the options. So the option that are given here. So the option given here are poetry ensures for the immediate pleasure and pain experienced by the creative mind. Poetry ensure करता है एक immediate pleasure or pain. This is something that is directly mentioned in the passage. So yes, A might be something. It revolves around the general and intelligible feeling of people. Now do we think it is mentioned here? I do not think so. But fine. We'll keep it on hold. A contempt for poetry and self-respect are mutually compatible. Yes, it is. So yes, we will be keeping it on hold. It notably relates to mankind's sense of beauty, power and harmony, directly mentioned in the passage. So yes, जिसका second वाला statement है which is not mentioned in the passage will be eliminated. So A, C, D would be the right answer. A, C, D only. Yes, it is the correct answer. Next up that we have is to Ratan Babu. The next question that we have is to Ratan Babu the hotel seemed quite adequate. His room wasn't large, but that didn't matter. There were windows to the east and the south with pleasant views of the countryside. The servant Punch seemed an amiable sort. Ratan Babu was in the habit of bathing twice a day in tepid water throughout the year, and Punch had assured him that there would be no trouble about that. In the given passage, the phrase tepid water means. Now यहाँ पर tepid water क्या mean करता है? Does anybody know already what is tepid water? If anybody knew, do comment below. किसी को already पता था तो मुझे comment करके जरूर बताइएगा. I'll be reading all the comments when the I will be reading all the comments when the video comes up. So tepid water का basic meaning होता है a water which is not too hot but too not. So tepid water का मतलब ये होता है the water which is not too hot but also not too cold. So steaming hot water, not at all. Ice cold water, not at all. Lukewarm water, yes. The water which is warm but lukewarm is tepid water. Running water is not tepid water. So yes, the answer is option number 3. Next up that we have here is complete the sentence in list 1 by choosing the appropriate phrase from list 2. He succeeded perseverance and sheer hard work. He succeeded dash perseverance and sheer hard work. अब यहाँ पर हमको देके रखा है एक पूरा sentence, but the phrases are given in the list number 2. Now if we talk about the sentence number 1, ठीक है, उसने succeed किया with perseverance and sheer hard work. Perseverance था उसमें और sheer hard work था, so he succeeded. In lieu of would not match it. In spite of not at all. On behalf of हो ही नहीं सकता. By dint of. By dint of means by means of. मतलब he succeeded by dint of perseverance. मतलब he succeeded by dint of perseverance and sheer hard work. So the correct option will be 4th. अब इसमें से correct option 4th है. So we will not blindly mark the 4th one. We will just check our other options as well. He died fighting dash his country. He died fighting dash his country. Okay, यहाँ पर sentence दिया हुआ है and the phrase is blank. So he died fighting. In lieu of it wouldn't be. In spite of it can't be. He died fighting on behalf of his country. So the second one will be B. Confirmation इसका 4th का बनता जा रहा है.
थर्ड वन हम देखें, he persevered dash difficulties. अब यहां हम in lieu of, in spite of करें तो he persevered at the end in spite of all the difficulties that he had. The last statement that says here is he accepted the car dash his claim of rupees 3,25,000 in lieu of. That is the right answer. So the right answer is fourth one. The next question that we have here is match list to the list 1 to the list 2. Now list 1 here says run across, run down, run into, run on. यहाँ पर phrasal verb दिए हुए हैं, phrasal verb के meaning दिए हुए हैं. ठीक है, अगर हम पहले phrasal verb की बात करें तो run across. Run across का meaning क्या होता है? Run across is basically to meet और किसी भी इंसान को बाई चांस ढूंढना. मतलब you are running across somebody is meaning that you are basically going somewhere and randomly you meet somebody who you knew from long, or you find somebody who is like of your. Running across means you are meeting somebody who is of your taste or you like them basically. Okay, so running across best matches here to meet and find, to meet or find by chance. You can come across, you can run across things also, you can run across humans also. Run down comes when something goes down as in when the power cuts, it is running down. When some machinery slowly stops, it is running down. Okay, when the battery goes off, the battery is running down. To lose power or stop working would be the right option for it. अब A का second और B का 1 is mentioned in the option number 2. Let's check C and D as well. C है run into. So what is run into? Basically you go somewhere and you run into somebody who you knew from before, or you run into somebody that you are looking forward to. So meeting somebody by chance randomly is called to run into. Okay, and to run on means to going on without stopping. Okay, so which means continuing without stopping. So the right answer will be option number 2. Next up that we have is question number 17. The expression well done means. Well done. This question guys was very easy. Well done means something that has already been done. हमको पैक किया जाता है ना? Like for your CMAT exam you are saying well done my students. So it's as simple as that. Well done, which is something that we have done well. यहाँ पर कौन कौन से options इससे ज़्यादा match करते हैं? That was well done can be right because it is already done. So first one will be correct. You would have done well. No, it will not be because यहाँ पर well done मतलब past tense की बात होती है. You have done well. Yes, of course. It can also be you will do well. No, it has nothing to do with the future. So the correct option is A and C. Yes, the second option is the right one here. If we talk about the question number 18th, pick the appropriate meaning of the expression modus operandi. Okay, किसको ये word पहले से पता था? I guess not much will be knowing that, much of you. I guess many of you wouldn't be knowing it, but yes, modus operandi means manner of doing things. It is a Latin phrase. इसको Latin phrase बोला जाता है. Latin language में ये phrase है, which means एक तरीका किसी भी चीज को करने का, manner of doing things. Okay, training of surgery no, rules of stage presentation no, mode of traveling no. It is a manner of doing something. So yes, the option B, option second will be right in this. Next up that we have is pick synonyms of the word shirk. Now shirk word is basically shirking from somewhere. I am shirking from my office because I want to go to a party. Okay, it can be used as avoiding, it can be escaping, it can be evading, but opposing it something it is not relating to. So yes, the right answer will be A, B and C. That is the correct option here. Okay. So the last question of the day that we have is
Pick the antonym of the word adroit from the options given below. Now what does adroit means? Adroit is basically something that has matured completely. ऐसी कोई सी चीज जो mature हो सकती है, हो चुकी है already. Adroit basically means a thing that has matured completely. ऐसी कोई सी चीज जो mature हो चुकी है already. Okay, so the opposite of mature would be very easy. It would be amateur. So the right option of question number 20, which is adroit, antonym of adroit is amateur. Okay, I hope you guys might have scored well. I am hoping for the results to be great because इस बार का जो English का paper था, it was quite good. Do let me know आपका क्या score था in the comment section down below, and I'll see you in the next video. Have a good day, guys.